नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा के अंदर 7वां दिन थोड़ा सुखद क्योंकि हम अपने माननीयों को चर्चा करते देख रहे हैं। चर्चा उन युवाओं के भविष्य के लिए जिसको लेकर कठोर बिल पेश हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा कानून जिसमें कठोर सजा और कठोर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन क्या वाकई में जो संसद में परीक्षा संशोधन विधेयक रखा गया है, क्या उसके पास होने और कानून बनने के बाद पेपर लीक होना बंद हो जाए? क्योंकि देखिए, पेपर लीक होना और लीक होने के बाद जिन्होंने लीक किया उनको सजा देना, यह दो अलग बात है। जो दरअसल कानून है वो पेपर लीक को नहीं रोक रहा। पेपर लीक के बाद जो इसमें संलिप्त होंगे उनको कितनी कठोर सजा दी जा सके, इस पर फोकस है। लेकिन 30 सालों का इतिहास जरा देश का उठा कर दे और किसी की सरकार को दे, हमेशा पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो कानून कठोर हो या ना हो। और ऐसा नहीं है कि एनटीए के बनने के बाद पेपर लीक हो रहे हैं। सीआईपीएटीएम जो हुआ करता था उस दौरान भी पेपर लीक होते थे। जब स्टेट अपने लेवल पर एग्जाम कराते थे तब भी पेपर लीक होते थे। लेकिन फिर भी एक कठोर कानून कम से कम डर पैदा करता है कि अगर आपने गलती की, आपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, तो सलाखों में आपकी आधी जिंदगी बीत जाएगी। क्या वाकई में हम मानकर चलें कि इस बिल के साथ एक नए भविष्य की शुरुआत होगी और इसमें अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष, सबके बराबर की भागीदारी? आज बात इसी पर। of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। लोकसभा का रुख करते हैं। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए सर। से पूछा किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से?
क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। ये करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। संसद में लगातार अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष इस बिल को लेकर बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह कि इस बिल के बाद क्या। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। मदन जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए सर, ये बिल पास हो जाएगा, कठोरतम कानून हो जाएगा, क्या उससे अश्योर हो जाएगा कि भाई पेपर लीक नहीं होंगे?
देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कहीं पे भी हो, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ कभी नहीं बर्दाश्त करती और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करती है। हम संवेदनशीलता के साथ में संवाद करके और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ये अराजकता के माध्यम से जो है जनता को भड़काने और छात्रों के साथ में इस तरीके से करते हैं। मैं अभी प्रियंका गांधी जी को सुन रहा था संसद में। सवाल का जवाब दीजिए। मैं सर एक सवाल रेज कर रहा हूं कि भाई हमारा मकसद पेपर लीक को रोकना है या पेपर लीक होने के बाद जो आरोपी है उनको कठोर सजा देनी? हमारा मकसद क्या है? देखिए विजेंद्र जी, हमारा मकसद पेपर लीक को रोकना, भविष्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना, और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको कठोर कारावास करना, दंडित करना। सर अब बताइए, अगर पेपर लीक को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जो हमने किया है वो तो शायद कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। जैसे आपसे पहले अगर आप देखेंगे 2016 से पहले अगर नीट का पेपर होता था तो नीट नहीं हुआ करती थी। कॉलेज 20 लाख 50 लाख के 1 करोड़ में सीटें बेचते थे। गरीब का बच्चा डॉक्टर, सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ, गरीब का बच्चा डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख पाता था, लेकिन गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना दिखाया और डॉक्टर बनाया भी ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ, कहीं पे अगर छोटी मोटी चीज रही है उसको भी दुरुस्त किया। आज से पहले क्या पेपर कांग्रेस के राज में कभी लीक नहीं हुए? मैं तो राजस्थान का आज बता देता हूं सर, मैं 19 परीक्षाओं में से 17 हुए। 30 सालों का इतिहास दे दूंगा, आप कहेंगे तो मैं भी दे दूंगा, 30 सालों का दे दूंगा, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि भाई हम भविष्य में पेपर लीक ना हो, हमारा फोकस इस पर है या पेपर लीक होते रहे, बस हमें उन्हें। देखिए विजेंद्र जी, अगर ऐसा होता, आपकी जो चिंता है वो वाजिब है, और उसमें अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, नया बिल लेके आए, कैबिनेट कमेटी के अंदर पास करवाया, और सदन के अंदर भी इस कठोर कानून को पास कराने की बात कर रहे हैं। और हम तो लगातार इन सब चीजों को रोकने का काम कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है हम इस सिस्टम में सुधार का काम कर रहे हैं। मैं आज एक स्टूडेंट के तौर पर पूछ रहा हूं और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर पूछ रहा हूं, इसकी कितनी गारंटी है कि टास्क फोर्स जो नंदन नीलकणी के नेतृत्व में बनी है, जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो कोई रिकमेंडेशन देंगे और सरकार मान लेगी? इसकी गारंटी क्या है? देखिए विजेंद्र जी, ये जनता की सरकार है, जनहितैषी सरकार है, और जनता के जो सुझाव आते हैं उसके माध्यम से हमने कार्य कर रहे हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हम जो जनता से आया उसको हमने पूर्ण तरीके से लागू किया है। और हम अगर कर रहे हैं तो अगर दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर, यहां आपने राजस्थान के अंदर देखा था ना, मैं अभी एक छोटी सी चीज नहीं है सर, मैं छोटी सी कर्मों की वजह से सत्ता से जा चुकी है। मैं दोहरा चरित्र मैं ये कह रहा हूं सर, 2024 के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, सरकार ने ही बनाई। अब मैं एक इसरो के पूर्व चीफ थे, आपके सवाल का एक सुनिए, 101 रिकमेंडेशन दिए उन्होंने। अब मुझे बताइए कि 2026 से पहले, इस पेपर लीक होने से पहले, उसमें से कितने रिकमेंडेशन माने गए? सारे मान लिए गए और उससे पेपर लीक नहीं रुक रहा है। तो हम टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं, एक छोटी सी चीज सुनिए। हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये नौबत क्यों आ रही है? उसमें भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि नौबत क्यों आ रही है कि बच्चे जो हैं वो गैंग बना करके पेपर आउट करने के षड्यंत्र लग जाते हैं। गैंग बना करके सबने सुन लिया है सर। नहीं, ये कह रहे हैं कि बच्चे जो छात्र हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, माफिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। ठीक है, ये अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। हम तो सुनिए विजेंद्र जी, मैं आपको मैं तो जो कांग्रेस की जो सोच है और जो उनकी मानसिकता है वो कह रही है। अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो फिर मैं बीजेपी के सवाल किसी और से कर लेता हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना सर, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर कि मकसद हमारा क्या है? बिल का समर्थन तो हम भी कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं, उल्टा फांसी की सजा हो इसके अंदर। तो और क्या कर रहे हैं? 10 करोड़ और 10 साल की कारावास करने वाले कौन है? हम ही हैं। ये पेपर लीक को फुल प्रूफ बनाने वाले मोदी जी की सरकार है, ये टास्क फोर्स बनाने वाली मोदी जी की सरकार है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने वाले मोदी जी की सरकार है। प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्राइम को रोका जाए। अगर क्राइम नहीं रुक पा रहा है तो फिर सजा की बात होती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि हमें देश में एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हम पेपर करा रहे हैं उसमें एक आमूलचूल इतना बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा कि पेपर लीक ही ना हो? लीक नहीं होगा तो बहुत मायने नहीं रखती फिर चीजें। देखिए विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे पॉलिटिकल टीवी डिबेट्स हों, चाहे जो हम संसद में चर्चा देख रहे हैं,
एक एक्चुअली दुर्भाग्यपूर्ण एस्पेक्ट ही यह है कि सरकार ज़्यादातर ये बताती है कि पिछली सरकार में क्या होता था और हम क्या कर रहे हैं, और उसी तरह से विपक्ष भी यही बताता है कि आपकी सरकार कैसे और ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि सकारात्मकता से तरीके से कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, आप 3 घंटे से चर्चा सुन रहे हैं ना विजेंद्र जी, किसी ने एक भी सजेशन दिया कि ऐसे इस बिल को और इंप्रूव किया जा सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए विजेंद्र जी लिख के लाए हैं, वो पढ़े जी जी, तो विजेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इसके 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं यदि हम वाकई चाहते हैं कि फ्यूचर में पेपर लीक्स नहीं हो। तो एक तो वो होता है कि आप उसको टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके और सिस्टम को कैसे फुल प्रूफ बना सकते हो, जिसके लिए कम से कम हाँ ये है कि नंदन नलीकर्णी जी के एक नेतृत्व में, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध को फाउंडर हैं इन्फोसिस के, आधार के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में अगर एक टास्क फोर्स बनाई गई है तो ये एक अच्छा स्टेप है। हाँ, जैसे कि आपने कहा, आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो कितने अच्छे से इसमें इंटीग्रेट और इंप्लीमेंट की जाती हैं। दूसरा एस्पेक्ट विजेंद्र जी, ऑफ कोर्स ये भी होता ही है कि अगर आप लॉ को या कानून को और कड़ा करोगे तो वो क्राइम करने वालों के लिए एक डेटरेंट बनता है। लेकिन विजेंद्र जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी कि सिर्फ माफिया नहीं होता। अभी जैसे ये अशोक गहलोत जी की जो बात बता रहे थे, जो स्टूडेंट्स की बात थी, मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उनके लिए भी तय होना चाहिए भाई, सजा प्रावधान होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अपने मतलब के लिए अपने साथी विद्यार्थियों का भविष्य नीलाम कर देते हैं, उनके लिए सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? उस पिता के लिए सजा क्यों नहीं होनी चाहिए जो अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उस पेपर को खरीद लेता है? बिल्कुल। उस अध्यापक के लिए सजा नहीं, तो इस कानून में है ना, व्यक्तिगत जो है इसमें, उसमें शायद वो इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। देखिए विजेंद्र जी, एक कुछ चीजें होती हैं विजेंद्र जी जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं साउंड करती, लेकिन ये सच्चाई होती है। जैसे एक स्टूडेंट जो है, अब जो सुसाइड कर गया वो तो कर गया, ठीक बात, लेकिन जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, मैं समझता हूं उसके लिए भी कुछ कानूनी सजा होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप मोटिवेट करते हो दूसरे विद्यार्थियों को भी ऐसा करने के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि इस तरह के कड़े कानून होने चाहिए। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो जेन जी भी है ना, उसको भी अल्टीमेटली अगर फेलियर हो भी जाता है लाइफ में, तो उसको उन फेलियर से जूझ के आगे जीवन को बढ़ाना आना चाहिए। ये नहीं कि आप नकारात्मकता में डूब के आपने अपना जीवन अंत कर लिया या प्रधानमंत्री को अश्लील गालियां देने लग गए। ठीक है, ये देश के अंदर एक नैरेटिव होता है, मैं इसको नैरेटिव ही कहता हूं, क्योंकि हर दिन रोड एक्सीडेंट में सैकड़ों लोगों की जान जाते हैं। इशू ही नहीं है देश में। बाढ़ से बीते 72 घंटे के अंदर विजेंद्र जी आपकी इस बात पे एक ऐड कर दूं, विजेंद्र जी जान दे चुके हैं, इशू ही नहीं है आपकी अनुमति से। लेकिन 20 जो सुसाइड करते हैं, जो खुद नाकामी हासिल करते हैं, वो इशू होता है देश में, जबकि हम उनकी कहानियां तो नहीं गिनाते हैं जो सफलता के पायदान चढ़ रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, एक लाइन का पॉइंट आपके इसी बात पे ऐड कर दूं। आप मुझे बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बार बार बात होती रहती है, क्या अगर इस देश में किसी महिला, बच्ची, बेटी, बहन के फेस पे एसिड अटैक हो जाता है तो वो इससे छोटा क्राइम है? उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है? नहीं तो है ना? क्राइम कोई नहीं, एसिड अटैक के लिए है क्या पर्टिकुलरली? फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना? नहीं है, नहीं है, आप चेक कर लीजिए। और अगर मैं गलत नहीं तो शायद इस वक्त 1800 के आसपास फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के अंदर चल रहे हैं, लेकिन एसिड अटैक के लिए कोई नहीं है। एसिड अटैक, और उनका जो रेशियो है वो महीने के अंदर 10 केस को सोल्व करने का है, और 24-25 का जो रेशियो था वो 92% रेशियो था। हालांकि 25 के अंदर केस बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो केस बढ़ गए, 3 लाख के आसपास है। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, ये 2 अलग अलग कोर्ट है। इस पर खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रतीक सिंह, क्या वाकई में आपको लगता है कि कठोर कानून वो डर पैदा करता है जिसके सामने पेपर माफिया नतमस्तक होंगे, और उनको डर होगा कि अगर वो पकड़े गए तो जितना कमाएंगे उससे ज्यादा उनसे वसूल लिया जाएगा और सलाखों में डाल दिया जाएगा? विजेंद्र भाई, आप अभी पूछ रहे थे कि एक तो होता है कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, और पेपर लीक के बाद कानून, और पेपर लीक के लिए क्यों मोटिवेट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने एक खबर है, यूपी के 2 आरोपी एमएलए हैं बीजेपी के गठबंधन के अंदर, 2006 के पेपर के आरोपी थे, और आज वो सोहेलदेव पार्टी और एक और पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में है। दूसरी खबर आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले की, जो नीट पेपर लीक 2024 आप बता रहे थे, जिसके बाद में ये कानून आया था, जिसके अंदर आज अमेंडमेंट है, उसमें संजीव मुखिया को पकड़ा गया था। आपने और हमने यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं की थी, सब बीजेपी के प्रवक्ता आकर के बोल रहे थे पकड़ लिया भाई आरोपी को, कानून बना दिया। 4 दिन पहले की खबर है कि संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी, सीबीआई को सबूत ही नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है, या तो 2024 का जो नीट का पेपर है वो लीक नहीं हुआ, और अगर लीक हुआ है तो आरोपी नहीं है कोई,
कोई आरोपी नहीं है। और जब ऐसे आरोपी बरी हो जाते हैं, जब उनको सजा नहीं मिलती है, 10-10, 20-20, 30 सालों तक सजा नहीं मिलती है, तो इनके हौसले बुलंद होते हैं पेपर लीक कराने वालों के। अब आता हूं मैं राजस्थान। मेरी बात सुनिए ना भाई, इसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हो, मैं बता कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर निस्तारण करेंगे। उस पर भी आऊंगा मैं। तो वो तो डेडलाइन है, उस पर भी आऊंगा। अब राजस्थान की बात करता हूं मैं। हमारी सरकार राजस्थान की मत कीजिए, देश की कर लेते हैं। नहीं, मैं राजस्थान की भी बात करूंगा, देश की कर लेते हैं, दोनों की बात करूंगा मैंने देश की बात कर लेते हैं। अब राजस्थान की भी बात करूंगा मैं। राजस्थान के केस बता रहा हूं पेपर लीक के। तो उस वक्त के शिक्षा मंत्री मानते ही नहीं थे कि उनकी जिम्मेदारी होती है। अब आप सुनेंगे नहीं, मेरी बात मानते थे कि उनको लट बरसाए जा रहे हो, कहते थे लड्डू थोड़ी ना खिलाएं। अब मेरी बात सुनेंगे नहीं, राजस्थान की बात नहीं, मुझे पता था आप डाइवर्ट करेंगे मेरी बात तो करने दीजिए। सबसे ज्यादा पेपर लीक ही राजस्थान में हुआ। अच्छा, आगे चलूं मैं इस पर यहाँ देश की बात आगे चलूं क्या मैं? जनवरी 2014 के अंदर राजस्थान में मंत्री विधानसभा में जवाब दिया था कि 33 प्रकरणों में 615 आरोपी की गिरफ्तारी हुई और 32 प्रकरणों में चालान मतलब आरोप पत्र जारी हो गए थे। कब? जनवरी 2014 में। ठीक है। आज क्या चल रहा है? जुलाई 2026। कितने लोगों को आप बता दीजिए, कितने लोगों को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर केस आगे बढ़ गया, सजा हो गई? तो जब सजा नहीं मिलेगी, जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक पेपर लीक नहीं 14 से 26 के बीच में तो 18 से 23 भी आता है ये। हाँ, तो मैं कामना कर रहा हूं, मतलब आपकी सरकार भी ऐसी सुनिए ना। अरे तो मैंने क्या बोला? 24 के अंदर 33 प्रकरणों में जांच पूरी करके आरोप पत्र, 32 प्रकरण में चालान पेश हो गए थे जनवरी 2024 तक। भाई ये कठोर कानून, ये विधानसभा में ये रहा जवाब। और कठोर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कठोर कानून होना चाहिए। मैं तो इसके अंदर कह रहा हूं कि फांसी का प्रावधान होना चाहिए। आप 10 साल क्यों कर रहे हैं आप इसको? और इसको आप 5 करोड़ क्यों कर रहे हैं? 50 करोड़ करिए, 100 करोड़ करिए। हमने यहां पे जब नीट का पेपर लीक हुआ था, सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर पे बुलडोजर चलाया था। इन्होंने क्या किया? उसके बाप को 20 करोड़ रुपए के बजरी के ठेके दे दिए। तो आप बुलडोजर नहीं चला था? सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर नहीं चला, जो किराए की प्रॉपर्टी थी उसका किराया नहीं देता था। और किन लोगों का सोशल मीडिया हैंडल करता था वो भी बता दो। कांग्रेस के कितने का संरक्षण था वो भी बताओ। मैंने बोला ना, क्यों नहीं करा? बताओ ना। नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा, बताओ ना। सुरेश ढाका की बात करो, बता दो। ये बजरी के ठेके किसने दिए? मैं तो बता देता हूं। ये बजरी के ठेके किसने दिए? अरे तो ऑनलाइन होंगे ना, वो चले गए होंगे, उनको दे दिए होंगे। ऑनलाइन होंगे। 2024 में चरखा काट रहा है, 2024 से 2026 चरखा काट रहा है। इसका नाम गोपाल केसावत है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, 14.5 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा गया था। ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस का है। अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन के बैठे थे। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। सॉरी पापा, मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूं। इस हत्या का गुनहगार अगर कोई था तो अशोक गहलोत थे। ये रहा आपका। नौकरी के पर्चे आउट होते थे। ये नौकरी के पर्चे आउट होते थे। किसने पेपर लीक किया 2024 का बताइए? किसने खोला? मैं बोल रहा हूँ किसने पेपर लीक किया 2024 का? अशोक गहलोत धृतराष्ट्र कुर्सी की सत्ता का बताइए। और जांच कौन कराएगा? गांधी जांच कौन कराएगा? कौन जांच कराएगा? राहुल गांधी, कौन जांच कराएगा? गांधी जी कौन जांच कराएगा? राजस्थान की तरफ से किसने पेपर लीक किया बताइए? हृदय के अंदर बताइए। नहीं, ये मैं बताता हूं। ये गोविंद सिंह डोटासरा की बताता हूं कि उनके घर वाले किस तरीके से आरएस की। अरे जांच कराइए ना। आप क्या कर रहे हैं? जांच कराते नहीं है। ये कर दिया, वो कर दिया, जांच कराइए ना। आपके बस की नहीं है क्या जांच कराना? आज भाई जांच कराना आपके बस की नहीं है क्या? मदन प्रजापति नहीं है क्या जांच कराना आपके बस की? राजस्थान में इंटरेस्टिंग पता क्या है? सालों तक एक ही आरोप लगते रहते हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं होता। अगर आप बतौर आधिकारिक प्रवक्ता ये कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से 163 एफआईआर दर्ज हुई और डोटासरा के रिलेटिव गलत तरीके से आरएस बने तो एक्शन लीजिए। भजनलाल जी हैं और 383 परीक्षाएं हुई, 383 परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक का अपराधी कहां है? वो ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और मैं ये दिखा दूं अपराधी बताइए ना। इनके टाइम पे बजरी के ठेके देते हैं उनको। ये सुनेंगे ना, आप कह रहे हैं 2.5 साल में कितनी 323 परीक्षाएं हुई? 383 परीक्षाएं 2.5 साल में। एक आदमी की एक परीक्षा मान ली आरपीएससी का मैं चुनौती से कहता हूं आपको, और पूरी चुनौती के साथ में पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और मैं एक और बताता हूं विजेंद्र जी, नहीं ये भजनलाल जी और अशोक गहलोत जी में फर्क भी बता देता हूं। 2.5 साल में राजस्थान में 383 परीक्षाएं हुई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिल्कुल, हर महीने 10 से 15। बिल्कुल, जितनी 383 परीक्षाएं हुई है उसके अंदर एक भी पेपर लीक नहीं है। 163 जो पहले थे वो 163 हर महीने 10 से 15 एग्जाम। लिस्ट तो मांग लो इनसे, पढ़ के बताओ लिस्ट।
315। चलिए छोड़िए, कोई बात मैं बता दूंगा आपको, हाँ, पढ़ो, नोटिस है। कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए समय आप दोगे, आधिकारिक बयान मेरी बात देने पूरी कोई होने बात तक नहीं, का पर समय मुझे दोगे, मैं थोड़ा सा परीक्षा पढ़िए, बता दूंगा। हर महीने पढ़िए। 10 मैं इनके से 15 जैसे झूठ की एग्जाम फैक्ट्री होते थोड़ी हैं। चला रहा हूँ। पढ़िए। ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्शन थोड़ी है। एक मिनट, अरे अमित सर, शाह सर, के सर, झूठ सर, का प्रोडक्ट है। और मैं बता अमित शाह के झूठ का प्रोडक्ट है। मोदी के झूठ का प्रोडक्ट है। आप ये तो देखिए, देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जब दो अच्छे प्रवक्ता साथ होते हैं तो वो एक दूसरे का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। नौकरी प्राप्त एकलव्य, ये देखिए मोदी है। क्योंकि ये देखिए इंटरेस्टिंग है, जब दो अच्छे प्रवक्ता होते हैं तो दोनों एक दूसरे का चिट्ठा खोल देते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरा कंसर्न फिर वही है, बच्चों को ये नहीं चाहिए, एक मिनट, बच्चों को ये नहीं चाहिए कि जिन्होंने पेपर लीक किया उनको 10 साल की सजा, वो तो होनी चाहिए। बच्चों को ये नहीं चाहिए, ये बच्चों को ये चाहिए कि पेपर सुनो लीक ना हो। विजेंद्र जी, ट्रोमा पेपर लीक ना हो। सुनो इनका चरित्र, एकलव्य, इनका चरित्र एक सुनो। मिनट, एकलव्य, ये शिक्षा हाँ, ये सुन चुके हैं सर, सब सुन चुके हैं। नहीं, सोशल सुनो मीडिया ना का जमाना है चरित्र। सर, फर्स्ट ये मीडिया सब डोटासरा दिखा। का, अरे आपका अध्यक्ष मदन राठौड़ कौन सा भाड़े का लट्टू है छात्रों को? अभी अशोक गहलोत सुना रहे हैं। तुम्हारा अध्यक्ष क्या आगे- बोलता है? आगे- छात्रों को भाड़े का अभी- लट्टू अभी अशोक बोलता है। गहलोत बता रहा था आतंकवादी युवा- बोलोगे, अभी भाड़े का अशोक लट्टू गहलोत बोलोगे। बता रहा था युवा। कौन क्या है तुम्हारी और वो- हैसियत जो बोलोगे? वो राष्ट्रीय दीदी का भी है आपकी, वो भी पढ़ा है मेरे पास में। एक मिनट, ये पढ़ा, एकलव्य, ये प्रियंका सब सुन गांधी का चुके भी हैं जो सर। आज घड़ियाली आंसू हाँ, बहा सब रही सुन है, चुके हैं। उसका भी है मेरे पास में। पाकिस्तान में प्रियंका जी का भी है, राजनीति घड़ियाली आंसू बनाई दी थी। राजस्थान में सुन लो, पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। लिया पूरे देश में ये 152 और पेपर लीक एक हुए। चीज विजेंद्र जी, मैं एक सुनिए चीज क्या? बताता हूँ, इनमें और 152 हमारे में फर्क बताता हूँ। संसद चलती है जब सुनिए क्या? हम विपक्ष में थे, उसका और हमारा फर्क और बता देता हूँ। शाम ये को बाजू में कान का मैल ये सब कुछ देखिए, जानते हैं। एकलव्य, ये देखिए, एकलव्य, ये विपक्ष मैं का आपसे फाइनल करना फर्क चाहता हूं। एकलव्य, मेरा देखिए, एक बच्चों का जो ट्रॉमा है ना, बच्चों का ट्रॉमा ये नहीं है कि किसी को विजेंद्र 10 जी, साल मेरे को की 10 सजा, सेकंड फांसी विपक्ष की का सजा। बता दें दो। बच्चों का ट्रॉमा ये है कि पेपर लीक होता है, सपने टूटते हैं, फिर नई तैयारी होती है और कौन जाने उस बार किस्मत साथ ना दे। देखिए, तो पेपर लीक रोकना जरूरी है। देखिए विजेंद्र जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि राजनीतिक पार्टियां वही कर सकती हैं जो उनको आता है। सच्चाई ये है कि देखिए, इस देश के युवाओं ने तय करा कि उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उससे कम पे वो मानेंगे नहीं जी। और मुझे लगता है कि सरकार ने भी इसको अंडर एस्टिमेट करा शुरू में, और फाइनली जब उन्होंने युवाओं की बात को समझा तो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, इस देश के शिक्षा मंत्री, का इस्तीफा हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि संसद में एक नहीं, जो अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हो, पंजाब में क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे? अरे विजेंद्र जी, आप तो मुझे बताओ ना, यहाँ अपने राजस्थान में गोविंद डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने दिया था क्या इस्तीफा? चलिए, वो तो अब ये भूतकाल पुरानी की बात बातें होगी, भूल वर्तमान जाते में हैं। नहीं ले रहे हैं नहीं कोई। विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है एक बार के लिए पुरानी बातें भूल के इस इशू सर पे मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। सुंदर जी पंजाब के में समय पेपर में लीक हो रहा है। लीक हुए थे। एक बार बाकी केजरीवाल केजरीवाल जाके जी को नहीं हटाओ मानते अभी। इस्तीफा। बस विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री का पीएस हटाओ। बोलता है, ये कहाँ विधानसभा तक अध्यक्ष जाएंगे? हटाओ उनको। किस किसका इस्तीफा लेंगे? चलिए, ये राजस्थान के युवाओं का पेपर बेच देते हैं। जी बहुत शुक्रिया एकलव्य जी, आपका भी शुक्रिया। कठोर से कठोर कानून होना चाहिए, ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और साथ में नंदन नीलकणी के नेतृत्व में जो कमेटी के गठन की बात हुई है, वो जल्द से जल्द अपने रिकमेंडेशन दे और हम उम्मीद करें कि आज के बाद हिंदुस्तान के अंदर कोई पेपर लीक ना हो, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। Of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है।